बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और जो हमारी रियल एस्टेट की एक ट्रेनिंग है, ये आप उसी का ही एक पार्ट समझे आज के वीलॉग को। और वो है जो आबाई घर की तकसीम होती है, जो विरासती घर की तकसीम होती है, उसके बाद कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर और आपने उसको कौन से आप गलत डिसीजन कर देते हो, जिसके बाद आप सारे लोग जो है ना, जितने भी बहन भाई हैं, वो सारे प्रॉब्लम के अंदर आ जाते हैं और वो घर बेचने का भी फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो जाता है। क्योंकि वो पहले तो एक उम्मीद होती है कि घर बिक के हमारा ये काम हो जाएगा, तो लेकिन जब वो घर बिकता है तो आपके गलत डिसीजंस की वजह से वो सारा पैसा जाया हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो बनाने का मकसद, रिसेंटली मुझे एक साहब ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि हम 5-6 बहन भाई हैं और जैसा कि अल्लाह का हुक्म है कि विरासत की तकसीम करनी है, तो वालिदैन के गुजरने के बाद ही मैंने बड़ा भाई होने के नाते मैंने स्टेप लिया और मैंने घर की तकसीम जो है ना, उसको बेचने के बाद जितने पैसे जिस बहन के बनते थे उसको अदा किए, जिस भाई के जो बनते थे वो अदा किए। लेकिन कहते हैं उसका नुकसान ये हुआ कि आज कई साल गुजरने के बाद भी हम सब बहन भाई बेघर हैं, किसी के पास अपना घर नहीं है। पहले तो चले एक आबाई छत मौजूद थी, अब कहते हैं कि किसी के पास भी अपना घर मौजूद नहीं है। अच्छा, इसकी वजह मैं आगे जाके बताऊंगा कि उनसे मिस्टेक बेसिकली क्या हुई है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक वीडियो के थ्रू, वीलॉग के थ्रू थोड़ा सा अपना एनालिसिस जो है ना, जो मैं डेली रूटीन में देख भी रहा हूं और जो थोड़ी सी मुझे समझ बूझ है कि क्या करना चाहिए, किस तरह आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा आज के वीलॉग में डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले ये कि एक आबाई घर होता है और 5-6 अगर बहन भाई हैं, 2-3 बहनें हैं, 2-3 भाई हैं, तो भाई तो उस घर के अंदर मौजूद होते हैं, वो रह रहे होते हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहनें शादी के बाद अपने घरों में चली जाती हैं। अब बहनें उस घर से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं उठा रही होती हैं, हालांकि वो शरई तौर पे उसमें हिस्सेदार हैं, लेकिन जो उसका फाइनेंशियल बेनिफिट उठा रहे हैं वो भाई उठा रहे हैं। क्यों? वो उस घर में मौजूद हैं, उनकी भी शादियां हो गई हैं और उनका कोई रेंट का खर्चा नहीं हो रहा और वो इंजॉय कर रहे हैं। वो 5 साल से रह रहे हैं या 10 साल से वो रह रहे हैं, लेकिन कोई उनको जो है ना, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन बहनें मीनवाइल वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट एंजॉय नहीं कर रही हैं। अब हमारे यहाँ इकदार इस तरह की हैं कि बहनें अपने हिस्सा भी नहीं मांगती, जो कि शरई हिस्सा है, जो कि उनको मांगना चाहिए। अगर वो मांग लें, मजबूरन वो मांग लें, तो और बहन जो है ना मजबूर होकर अपना हिस्सा मांगती है, कोई भी बहन खुशी से नहीं मांगती, क्योंकि आगे उसके बच्चों के मसले मसाइल हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियां वगैरह के सारा कुछ होता है। अगर वो भाइयों से हिस्सा मांग लें तो सारे भाई उससे कट ऑफ हो जाते हैं, या सारे ना तो एक आधा तो सही अड़ी लगाता ही लगाता है बीच में, और वो रिश्ते नाते खत्म करने पे आ जाते हैं और बस वो हिस्सा नहीं देना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो विरासत की तकसीम है, जो शरई हुक्म है, ये विरासती तौर पे अल्लाह ने उनका हिस्सा रखा हुआ था उस प्रॉपर्टी के अंदर। आप अगर उसके ऊपर काबिज होके बैठे हैं तो आप ये समझ लें कि आपने अपनी आकबत खराब कर दी है, अपनी आखिरत खराब कर दी है। जितने मर्जी आप नेकियां कर लें, परहेजगारी कर लें, नमाज रोजे, कोई चीज आपके मुंह पे लपेट के मार दी जाएगी। अगर आपने बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया या इवन के भाइयों को भी उनका हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा मार के बैठ गए, और इवन के अगर हिस्सा दिया तो उसकी जो तकसीम है ना, उसके अंदर आपने इंटेंशनली कोई डंडी मार दी है। ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह लोग डंडी मारते हैं, तकसीम कर देते हैं लेकिन डंडी मार जाते हैं। और ये ऐसा मर्ज है, एक रूहानी मर्ज है, जो बड़े बड़े मैंने परहेजगार लोगों में, बड़े लोगों में देखा। परहेजगार तो नहीं उसको खैर कहना चाहिए, उसने एक लिबादा ओढ़ा होता है। तो बेसिकली वो, मैं तो उसको कहूंगा कि एक मुनाफिक इंसान होता है, जो अपने बहन भाइयों को विरासत का जो उनका शरई हिस्सा बनता है वो नहीं देता। माजरत के साथ अगर जुबान सख्त मैं कोई इस्तेमाल कर रहा हूं, ये मैं नहीं सख्त इस्तेमाल कर रहा, ये अल्लाह ने और उसके रसूल ने सख्त जुबान इस्तेमाल की है। और उसकी आखिरत में भाई सारी आखिरत खत्म, उसकी सारी, वो सीधा सीधा जहन्नम के गड्ढे में जाना है उस बंदे ने। अब क्योंकि ये मेरा व्लॉग बड़ी दूर तक जा रहा होता है, बड़ी उम्र के लोग भी देख रहे होते हैं, और बड़ी उम्र के लोग पता क्या इसके अंदर प्रॉब्लम करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर फैसला नहीं करके जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे मरण तो बाद होएगा जी, जो कुछ होएगा, ते मेरी जिंदगी से कुछ नहीं होएगा। और वो इतनी बड़ी अपनी औलाद के साथ ज्यादती करते हैं। इसके बाद क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, बहन भाई आपस में कट जाते हैं, भाई भाई लड़ रहा होता है, बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं और वो पूरा खानदानी सिस्टम क्लैश कर जाता है। किस वजह से? सिर्फ एक घर की वजह से, वो एक भाई घर की तकसीम की वजह से। अगर आप अपनी जिंदगी में ये फैसला करके चले जाए, चले बेचे ना, लेकिन आप प्रॉपर बता के जाए भाई इसका इतना हिस्सा बनता है, इसका इतना, सारों को बिठाएं और टाइम लाइन देके जाए कि भाई मेरे
मरने के बाद जो है ना इतने टाइम के अंदर अंदर ये तकसीम आपने लाजमी करनी है, ठीक है, गवाहान को बिठाएं, ये चीज करके दें ताकि आखिरत में भी आप बरी जिम्मा हो जाएंगे, जनाब मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करके आऊं। अच्छा, दूसरा ये होता है, बड़े जो बुजुर्ग अक्सर लोग ये कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला कर जाते हैं कि ये तकसीम होगी, लेकिन उसके अंदर बेटों को नवाज देते हैं, बेटियों को साइड में कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटियां तो अगले घर चली गई हैं, इन्होंने जहेज भी दे दिता। ये बात समझ लें कि जो जहेज आप बेटी को दे रहे हैं वो विरासत का हिस्सा नहीं है, आप वो अपनी खुशी से जो मर्जी दे रहे हैं। बेशक आप 50 लाख का 1 करोड़ रुपए का जहेज दे रहे हैं, लेकिन जो उस प्रॉपर्टी में शरई हिस्सा बनता है वो आपको फिर भी देना पड़ेगा। इसलिए एतदाल के साथ चले ना, एहतियात का दामन हाथ से ना जोड़े, एहतियात के साथ चले, एतदाल के साथ चले, और जो उनका हिस्सा बनता है वो आपने बेटों को भी देना है और बेटियों को भी देना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, उस घर के अंदर भाई बैठे हुए और उनको लगता है कि शायद ये थ्रू आउट हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो उनकी ये खाम ख्याली है, ऐसा नहीं होगा, कभी ना कभी 10 साल के बाद 15 साल के बाद बहनों ने अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो ही जाना है। तो अच्छा, ये दूसरे नंबर पे ये होता है कि 1-2 भाई घर के अंदर मौजूद होते हैं और एक आधा भाई बाहर किसी आउट ऑफ स्टेशन पे शिफ्ट हो जाता है, उसकी कोई जॉब होती है या उसका काम किसी और शहर में होता है, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं और रह रहा होता है। अब जो भाई घर में मौजूद है उसको लग रहा है कि बस मैं रहता रहूंगा और बड़े भाई ने मुझे छोड़ देना है और मुझे ना कोई हिस्सा मांगेगा, ये घर ऐसे का ऐसा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। तो आज मैं थोड़ी सी ना प्लानिंग आपको बताने लगा हूं कि ये तो आप समझ लो कि घर की तो तकसीम होनी ही होनी है, बेशक आपकी खुशी से हो, नाराजगी से हो, जैसे मर्जी हो, ये घर तकसीम होने वाला है। अब आपने पहले दिन से अपनी प्लानिंग करनी है कि मैंने एक अलहदा से अपना एक प्लॉट वगैरह छोटा मोटा बेशक बना ले, 5 मरले का अफोर्ड करते हैं 5 मरले का बना लें, 3 मरले का करते हैं 3 मरले का, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी इनकम में से इतनी सेविंग लाजमी करनी है हर महीने, कुछ या अपनी इनकम इंक्रीज करें या अपनी सेविंग इंक्रीज करें, ठीक है। फजूलियात जो है ना, फजूल खर्चे वगैरह, गलत डिसीजन वगैरह, जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर पैसा जाया ना करें। अच्छा, ये पैसा आपने साइड में कर करके एक प्लॉट लाजमी अपना बना लेना है ताकि कल कलाम को 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब भी तकसीम हो आपके पास एक प्लॉट मौजूद हो और जैसे ही यहां से पैसा आए आप उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा दें। बेशक थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो ना पूरी लेकिन जितना भी पैसा हो वो रियल एस्टेट से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में ही आपने लगाना है, और वो भी अभी मैं आगे बताता हूं कि आपको कितना पैसा, क्या सारा पैसा लगा देना है या कुछ पैसा लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, तो पहली प्लानिंग आपकी ये होनी चाहिए कि वो जो है ना आपने एक प्लॉट अपना अलहदा से सिक्योर करना है। ये मैं बता रहा हूं उन भाइयों के लिए। अच्छा, जो इसमें अब डिपेंड करता है कि किसका कितना हिस्सा आ रहा है। अब बाज फैमिलीज का मैंने देखा है कि उनका जो पर हेड हिस्सा आ रहा होता है वो 2 मिलियन के राउंड अबाउट आ रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। अब जो खवातीन है अगर उनका 2 मिलियन या इससे नीचे का वो हिस्सा आ रहा है तो वो तो सीधा सीधा अपने बच्चों की प्लानिंग करेंगी, अपने बच्चों की शादियों की, उनके लिए कोई ना कोई जहेज का सामान लेके रखेंगी या उनके लिए कोई गोल्ड वगैरह ये चीजें वगैरह बना के रखेंगी, वो रियल एस्टेट में ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगी। लेकिन मैं मेल्स की बात कर रहा हूं कि अगर उनको सिर्फ 2 मिलियन के राउंड अबाउट पता है कि इतना पैसा आना है, तो फिर तो जो है ना उनके लिए कोई प्रॉपर कोई इस तरह की ऑप्शन है नहीं कि ना वो प्रॉपर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकेंगे, ना वो इन पैसों का कोई प्लॉट ले सकते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि मैंने एक प्रीवियस एक वीडियो भी की हुई है, ये सेशन 2 का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन 2 है उसके अंदर इसका मैंने सारा सोल्यूशन दिया है कि उन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दें या गोल्ड लेके रख लें, और कितना गोल्ड लेना है और कितने पैसों का आपने प्लॉट लेना है वो मैंने सारा उस वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा जी, अगर आपका हिस्से के बाद जो अमाउंट आपको मिल रही है वो 3 to 4 मिलियन के दरमियान अगर आपका हिस्सा बन रहा है तो आपके लिए वो प्लानिंग सबसे बेस्ट होगी कि आपका एक प्लॉट पहले बना हुआ हो और जैसे ही यहां से इतना पैसा आपका आए वो पैसा आप जाके अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर शिफ्ट कर दें। अच्छा जी, इसके अंदर दूसरा सिनेरियो है आप कहते हैं मेरी सेविंग ही नहीं है, मैं प्लॉट बना ही नहीं सकता। फिर आपने क्या करना है कि यहां से अब जो पैसा आया उसको आपने कहीं और नहीं लगाना। बाज लोग प्लानिंग कर देते हैं कि जी मैं जी एक बेटे को बाहर भेज दूंगा, वहां से वो अच्छा कमा के भेज देगा। प्लानिंग कोई नहीं है, बस देखा देखी कि जी ये बाहर चला जाएगा कुछ कमा के भेज देगा। नहीं भाई, ये पैसा वहां पे भी जाया नहीं करना। दूसरे नंबर पे वो कहता है जी मैं जरा बच्चियों की शादी जो है ना, बच्चों की शादी जरा धूमधाम से कर दूंगा। भाई ये काम भी आपने नहीं करना। तीसरे नंबर पे कि चलो जी मैं बच्चों की ना तालीम पे सारा पैसा लगा देता हूं तो घर तो ये खुद बना लेंगे, बनते चले जाएंगे। ये भी आपने नहीं करना, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन मार्केट में चल रही है फजूल किस्म की डिग्रीज है, फजूल किस्म की एजुकेशन के ऊपर लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जी पैसा लगाई जा रहे हैं। फजूल डिग्रियां किसी काम की नहीं है, कोई उनकी आउटपुट नहीं है। तो
तो आपने इन तीनों चीजों में किसी में पैसा नहीं लगाना, ना ही किसी से कोई कमिटमेंट करनी है, ना ही इस आसरे पे कि जनाब कल को मुझे हिस्से के पैसे आ जाएंगे, लोगों से लोन पकड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये सारे काम अगर आपने करने हैं ना, बच्चों की शादियां, पढ़ाई या बाहर भिजवाना है, ये आपने अपनी इनकम में से करना है जो आप कमा रहे हैं। विरासती जमीन में या घर में से जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर नजर नहीं रखनी। उधर से आपने या तो प्लॉट ले लेना है, या अगर आपने प्लॉट बना लिया तो ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा शिफ्ट करना है, ये पल्ले बांध लें आप। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको रूल बता देता हूं। 70-30 का रूल आपने लगाना है। 70-30 का रूल क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर आपको 30 लाख रुपया वहां से मिल रहा है तो आप इसमें से 70% जो है ना वो रियल एस्टेट में लगा दो, यानी कि कोई प्लॉट ले लो, ठीक है। अगर ऑलरेडी प्लॉट नहीं है तो उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका आप प्लॉट ले लो। बाकी 30% आपने कोई ऐसे एसेट में लगाना है कि जिसकी प्राइस इंक्रीज होती रहे। और हमारे यहां ज्यादातर गोल्ड वगैरह ही है कि खुदा ना खासा अगर कोई मसला आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फौरन से जाके मार्केट में उसको बेचो, फौरन आपके पास जो है ना पैसा वापस आ जाए। और इसको आपने किसी और मकसद के लिए यूज नहीं करना। ये जो आपने 30% का कोई गोल्ड या कुछ लेके रखना है, वो सिर्फ आपने इसलिए लेके रखना है कि खुदा ना खासा कोई बड़ा मिसहैप कोई ऐसा हो जाता है तो ये पैसा तब यूज होगा, अदरवाइज ये पैसा कहीं नहीं यूज होगा। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी प्लॉट बनाया हुआ था और यहां से आपको 30 लाख रुपया मिल गया, वो फिर 30 लाख सीधा सीधा 100% आपने कंस्ट्रक्शन में लगा देना है। फिर वो गोल्ड वाली कहानी वो नहीं करनी। ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास प्लॉट नहीं है, उनमें से कुछ पैसों का प्लॉट लें। अब वो 5 मरले का प्लॉट आता है, कोई 5 मरले का ले, 3 मरले का आता है 3 मरले का ले, 2.5 मरले का आता है तो 2.5 मरले का प्लॉट लें। जरूरी नहीं है कि आपने सैचुरेटेड एरिया के अंदर ही कोई प्लॉट लेना है, जहां पे कोई महंगी प्रॉपर्टी है, जरूरी नहीं है। आप थोड़ा शहर से बाहर चले जाएं, लेकिन जो भी चीज लेनी है आपने ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली और डेवलप प्रॉपर्टी लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, जो मैंने शुरू में स्टोरी आपको बताई थी, उन साहब के साथ यही मसला। उन्होंने कहा जी हमें जब पैसे मिले ना, एक सोसाइटी के अंदर उन्होंने कहा जी ये लैंड वगैरह मौजूद है और बस इसकी डेवलपमेंट शुरू होने लगी है, तो हमने सारे पैसे इंजेक्ट कर दिए उधर। सारे भाइयों ने वहां पे जो है ना प्लॉट्स वगैरह ले लिए, लेकिन कई साल गुजर गए, आज तक उन्होंने वो सोसाइटी डेवलप करके ही नहीं दी। तो कह रहे हैं आज तक हम वो जी रेंट वगैरह के ऊपर जो है ना ख्वार हो रहे हैं और वो पैसा भी हमारा सारा जाया हो गया, जमीन भी नहीं मिली। अब वो डेवलपर भी आए बाएं चाएं करता है। इतने साल तो गुजर गए हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, डेवलप प्लॉट लेना है और जो है ना ऑन ग्राउंड हो, डेवलप प्लॉट हो, बेशक शहर से थोड़ा दूर हो जाए और रजिस्ट्री इंतकाल वाली चीज आपकी हो तो सबसे ज्यादा सिक्योर है। तो ये आपने काम करना है। अच्छा, दूसरा ये कि जब आपने अपना ये एसेट बेचना है, अपना आबाई घर बेचना है, तो ये कभी भी रिसेशन के टाइम पे नहीं बेचना। जैसे आजकल आपको पता है कि मार्केट बड़ी डाउन हुई हुई है, रियल एस्टेट की सेल परचेज ना होने के बराबर है, तो आपने इन हालात के अंदर घर नहीं बेचना जब आपका कोई रेट ही ना लग रहा हो। आपने तब बेचना है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो, जब मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हो। ये आपने काम तब करना है, ठीक है। और प्लानिंग आपने पहले से करनी है कि भाई जैसे ही पैसा आएगा इस पैसे को मैंने यहां ऐसे इन्वेस्ट करना है। और जो मैंने 3 काम बताए हैं उसके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना, ना बच्चे को बाहर भिजवाने के लिए, ना एजुकेशन के लिए और ना शादियों के लिए। वो आपने अपनी इनकम में से सारा कुछ करना है। ठीक हो गया। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने प्लॉट बना के रखना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे लगाना है। अगर पहले प्लॉट नहीं बनाया हुआ तो इससे प्लॉट और गोल्ड 2 चीजें आपने बनानी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक जो मेन चीज है, खवातीन का भी मैंने बता दिया कि रियल एस्टेट से ज्यादा उनके लिए जरूरी होता है बच्चों की शादियां वगैरह या वहां पे पैसा लगाना है, जहेज वगैरह बच्चों का बनाना है, वो उस साइड पे चली जाए, उनके लिए नहीं, ये मेल्स के लिए। अच्छा, इसके बाद एक एंड पे मैं ऐसी चीज बताने लगा हूं जो लोग ऐब समझते हैं, लेकिन ये ऐब नहीं है। देखिए, किराए के घर में रहने को लोग ऐब समझते हैं कि अगर हमने अपना घर ना बनाया तो ये शायद बहुत बड़ा ऐब है। ये ऐब नहीं है। हाँ, आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए अपना घर बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको किस्तों वाली ना सोसाइटीज में फंसना है, ना ऐसे फ्रॉडियों को पैसे पकड़ाने हैं। ऑन ग्राउंड कोई चीज अफोर्ड करते हैं वो चीज आप बना लो। अदरवाइज आपने रेंट के घर पे रह रहे हैं, रहते रहे, कोई मसला नहीं है। बड़ी दुनिया रेंट के घर पे रह रही है, ये कोई ऐब नहीं है। अगर आप हक हलाल का कमा के अपने बच्चों को खिला रहे हैं और अपना घर नहीं अफोर्ड कर पा रहे, रेंट का अफोर्ड कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और इंशाल्लाह इस हलाल लुकमे के जरिए अल्लाह पाक आपकी औलाद के अंदर इतनी बरकत डाल देगा, उनके कारोबार या उनकी जॉब्स वगैरह उसके अंदर इतनी बरकत डाल देगा कि घर इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, कोई भी आपने इलीगल वे यूज नहीं करना इसके लिए कि मैं एक घर बना लूं, मेरे पास घर नहीं है।
तो नहीं कोशिश करें, नहीं बनता तो छोड़ दें। इसमें इतना ज्यादा ना स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां बाकी लोग रेंट पे रह रहे हैं आप भी रह सकते हैं। अगर रेंट के पैसे आप अफोर्ड कर रहे हैं ना, छत आपके पास मौजूद है बेशक रेंट की, कोई मसला नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है, ये मैं आपको फिर कह दूं। और बाकी अल्लाह से मांगे, रिस्क अल्लाह पाक देने वाला है। और जो घर है वो भी अल्लाह पाक की 4 बड़ी नेमतें हैं, एक अच्छी सवारी, एक अच्छा घर, अच्छी बीवी और अच्छा पड़ोसी। तो अच्छा घर जो है ना, ये अल्लाह से आप मांगते रहे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जिस दिन वो अता कर देगा ये उसका फजल है। कोशिश इसके लिए करते रहे, लेकिन कोई भी आपने इलीगल वे इसके लिए यूज नहीं करना। और जो आबाई घर की मैंने आपको सारा बताया, उसके अंदर आपने वाइजली डिसीजन करने हैं, कोई भी आपने गलत डिसीजन नहीं करना, क्योंकि वो पैसा जैसे आता है उतनी स्पीड के साथ वो पैसा निकल जाता है। क्यों? वो पैसा आपने खुद नहीं कमाया होता, वो आपके बड़ों ने कमाया होता है। तो इसलिए आप गलत फैसले करके जो है ना बेताशा पैसा इधर उधर जाया कर देते हो, वो आपने काम नहीं करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।